इस हफ्ते जब बाजार खुला है 11 मई को तो बहुत कुछ बदल गया है। सिर्फ ग्लोबल इंडिसेस के अकॉर्डिंग ही चीजें नहीं बदली, बल्कि भारतीय शेयर बाजार भी पैनिक मोड में नजर आ रहा है। देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कह दिया है कि ईरान की तरफ से जो प्रस्ताव आ रहे हैं वो टोटली अनएक्सेप्टेबल हैं। हम इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ये संकेत यूएस की तरफ से आ गया, यानी मिडिल ईस्ट टेंशन कहीं से भी राहत देने वाली नहीं नजर आ रही है। दूसरी तरफ अब इस बयान के बाद क्रूड उछला, $105 प्रति बैरल के आसपास इस समय क्रूड ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में टेंशन क्रिएट हुआ, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से नेगेटिव इंडिसेस आए और सेंसेक्स और निफ्टी बुरी तरीके से 11 मई को टूटते नजर आए। यानी बाजार इस समय पैनिक मोड में है। बाजार इस समय बहुत ज्यादा बुरी तरीके से कॉशियस हो गया है। अब ये पोर्टफोलियो के ऊपर किस तरीके से आपके असर कर रहा है, और खास तौर से न सिर्फ स्टॉक पोर्टफोलियोज बल्कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज के ऊपर भी किस तरीके का असर हो रहा है, कौन से सेक्टर्स इस समय बेहतर नजर आ रहे हैं और कहां से दूरी बनानी चाहिए, ये कई बड़े सवाल इस समय निवेशकों के सामने हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पता करेंगे कि क्या ऑटो सेक्टर बेहतर है या फिर मेटल्स की तरफ जाना चाहिए, और बाजार को इस समय डील कैसे करना चाहिए, वैल्यूएशंस कैसे लग रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी, और जब इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश हम कर रहे हैं तो हमारे साथ इस समय एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। विनीत बोलिंजकर जी वेंचुरा से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू फॉर हैविंग। सर, सबसे पहले तो बाजार के मूड माहौल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक तरफ बाजार यहाँ पर क्रैश होता दिखाई देता है, कई दिनों पर रिकवरी आती दिखाई देती है। रीसेंट सिनारियो भी यही कह रहा है। 11 मई को बुरी तरीके से क्रैश हुआ, सेंसेक्स निफ्टी दोनों 1%, 1.5% के आसपास टूटते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पैनिक सेलिंग दिखाई दे रही है बाजार में। क्या ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं या फिर सच में कॉशियस हो जाना चाहिए भारतीय बाजार में? कैसा लग रहा है इस समय मार्केट? देखिए, जब मोदी जी कुछ बताते हैं ना तो उस पर हमें अधिग्रहण करना चाहिए। तो जब वो बोलते हैं कि यहाँ पे इतने दिनों तक कोई पाबंदी नहीं थी बाइंग पे, लेकिन अभी वो जो बोल रहे हैं तो इसका मतलब है अगर ज्यादा कुछ तेज बढ़ा ऑयल का भाव तो यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। और वो रिस्ट्रिक्शंस के लिए इंडिया को उन्होंने प्रिपेयर किए। जैसे कोविड महामारी की जो प्रॉब्लम्स थे वो उन्होंने एक्चुअली बोल दिए कि हो सकते हैं। तो इसके चलते हमें क्या लगता है कि जो अगर हम ऑटो स्टॉक्स देखेंगे तो जो ईवी वाले जो स्टॉक्स है वो बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे, जबकि जो आपके जो बाकी के जो आईसी इंजन वाले स्टॉक्स है वो थोड़ा नरमी दिखाएंगे। इनमें हमें वो स्टॉक्स जो बहुत अच्छे लगते हैं, एक तो मारुति है और एथर इंडस्ट्रीज। इसके अलावा जो आपके टू व्हीलर स्टॉक्स है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। फिर डिजिटल एनवायरनमेंट वाले जो स्टॉक्स है जैसे पेटीएम हुआ, या जो इंश्योरेंस डिजिटल कंपनीज है और या जो डिजिटल लेंडिंग करते हैं वो अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे। आपके जो एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स है वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि कन्वीनियंस की जगह पे आप देखोगे कि ऑनलाइन बाइंग ज्यादा बढ़ेगा। उसके पीछे स्विगी जोमेटो भी काफी अच्छे परफॉर्म करेंगे। आपके इंटरग्लोब एविएशन जैसे जो स्टॉक्स है वो थोड़ा नरम ही रहने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इनको राहत नहीं दी है। एंड बाकी के जो आपके जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स है वो ग्लोबली बहुत अच्छा प्रदर्शन करे। उसके चलते इंडिया में कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ से पैसा निकल के कोरियन मार्केट में जा रहा है, क्योंकि कोरियन मार्केट के जो लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स है वो काफी अच्छा प्रदर्शन करे और उनकी मार्केट कैप लगभग इंडिया जितनी हो रही है। तो हमें लगता है कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, ये इन्हें आपको परखने के लिए, समझने के लिए मैंने आपको विस्तार से बताया कि कौन से सेक्टर्स परफॉर्म करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। यानी वैल्यूएशंस इस समय बेहतर लग रहे हैं बाजार के, अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो? यस, सो सिलेक्टिवली पॉकेट्स में आपको सेक्टरली प्ले डाउन करना, ग्राइंड डाउन करना पड़ेगा। ओवरऑल सेक्टर में मार्केट में थोड़ा सा
रुझान कॉशियस ही रहने वाला है। तो इसके चलते हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ओल्ड इकोनॉमी वाले स्टॉक्स है वो थोड़ा नरम पेश आएंगे। आपके जो एनर्जी रिलेटेड सेक्टर्स है वो थोड़े नरम आएंगे। इसके अलावा फूड रिलेटेड एफएमसीजी कंजम्पशन, इंटरनेट बेस्ड कंजम्पशन, ये सारी जो स्टॉक्स है वो सारा अच्छा परफॉर्म करेंगे। डिफेंस है वो भी अच्छा प्ले करेंगे। जी सर, सबसे हम सेक्टर्स की बात तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि मिडिल ईस्ट टेंशन में हमने ये चीज देखी है कि सबसे ज्यादा जो हिट आया वो लार्ज कैप स्टॉक्स पर आया, बड़ी कंपनीज पर आया। जबकि जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है तो जनरली जो सलाह आती है एक्सपर्ट्स की तरफ से वो ये कि स्मॉल कैप और मिड कैप से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, हाईली वॉलेटाइल होते हैं ये दोनों ही कैप्स। लेकिन अब लार्ज कैप भी बुरी तरीके से हिट हो रहा है, तो वैल्यूएशंस कहां बेहतर हैं, किस तरफ देखें? क्या लार्ज कैप में अभी दाम लगाना सही है या फिर ग्रोथ यहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप में दिखेगी? देखिए, जो Q4 के जो नंबर आए हैं वो उन्होंने एक्सपेक्टेशन थी कि मिड कैप स्मॉल कैप इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन एक्चुअली उनका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है। तो हमें लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म करेंगे, इसमें ज्यादा सेलिंग आने की अपेक्षा नहीं है। और दूसरी चीज है, एफआई की सेलिंग चलते रहने के कारण मुझे लगता है कि लार्ज कैप से थोड़ा सा ध्यान हटा के मिड कैप और स्मॉल कैप्स की ओर, जिधर अच्छे रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उनमें फोकस कीजिए। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स को बेस बनाना जरूरी है इस समय स्टॉक्स अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो। सर, ऑटो सेक्टर का आपने जिक्र किया है अभी, और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की चर्चा हो रही है और बाजार को देखने के ऊपर अगर हम नजर डाल रहे हैं तो इस समय टूटा हुआ भी ऑटो सेक्टर ही सबसे ज्यादा इंडिसेस में नजर आ रहा है। और साथ ही पीएम ने ये कहा है कि पेट्रोल और डीजल का खर्चा कम करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा यूज करिए, कारपूलिंग करिए बहुत ज्यादा जरूरी हो तो जो बेसिक नीड वो बता रहे हैं पेट्रोल डीजल पर खर्चा कम करने की, वो कहीं ना कहीं इस समय थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर रहा है कि क्या कोई क्राइसिस है, और ये पैनिक जो है वो ऑटो ट्रांसफर हो रहा है ऑटो सेक्टर के ऊपर। क्या संकट है सच में ऑटो सेक्टर पर बाजार में अगर हम देखें तो? क्योंकि बात की जा रही है कि अब ईवी ट्रांजिशन का समय है। क्वार्टर 4 में हमने देखा है कि ईवी से जुड़ी जो कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, ट्रांजिशन फेज में भी नजर आ रहा है ऑटो सेक्टर, और ऑटो नंबर्स भी बेहतर आए क्वार्टर 4 में, और सेल्स के नंबर भी बेहतर आए, लेकिन फिर भी ऑटो सेक्टर तेजी नहीं दिखा पा रहा है। देखिए, ऑटो सेक्टर में आइस इंजन वाले स्टॉक्स भी है और ईवी वाले स्टॉक्स भी है। तो जहां पे ईवी वाले स्टॉक्स है जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वो चलेंगे, जो आइस वाले स्टॉक्स है वो नहीं चलेंगे। सो फॉर एग्जांपल, हेवी इंडस्ट्रीज के जो ट्रक्स बनाते हैं, लाइट मोटर व्हीकल्स और हेवी मोटर व्हीकल, उसमें थोड़ी नरमी आ सकती है जी। अगर आप मारुति के स्टॉक्स देखेंगे तो उन्होंने गाइडेंस दी है कि अच्छी खासी नंबर ऑफ न्यू लॉन्चेस आने वाले हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बरकरार रहने वाली है तेजी मारुति में। अगर एथर देखेंगे तो इसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया प्योर ईवी स्टॉक्स में। और तीनों बाकी के जो ऑटो स्टॉक्स है, हीरो, बजाज और टीवीएस ने भी काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया है आपके ईवी बेस्ड बैटरी टू व्हीलर्स में। तो हमें लगता है कि ये सारे स्टॉक अच्छा करेंगे। और इनमें से एंसेरिली रिलेटेड स्टॉक्स जो है, जो जैसे मदरसन सुमी है या आपके लुमैक्स ऑटो है, हमें लगता है कि ये जो स्टॉक्स है जो प्योरली ज्यादा फोकस है इनका ईवी क्लियर स्टोरीज पे, वो भी अच्छा करेंगे। तो सर, यानी इन स्टॉक्स को रडार पे रखने का समय है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए? हाँ, अनिवार्य है। यही स्टॉक्स पे आप इस समय आप इनके ऊपर फोकस कीजिएगा।
ईवी स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा फोकस ज्यादा रखने की जरूरत है। चलिए ऑटो सेक्टर से अगर आगे बढ़ते हैं सर, दूसरा सेक्टर इन फोकस इस समय मेटल्स का है। मेटल्स में जोरदार वोलेटिलिटी हमने देखी है, और ये जो सोने चांदी के भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं उसके साथ साथ नजर अगर हम आज के गोल्ड स्टॉक्स पर डालें तो गोल्ड स्टॉक्स बुरी तरीके से टूटते हुए दिखाई दिए हैं। 9% तक गोल्ड स्टॉक्स टूटे हैं आज। कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन, सब कुछ 9% से ज्यादा टूटा है। दूसरी तरफ मेटल्स के ऊपर भी दबाव है। अगर हम मेटल्स के ऊपर देखें तो स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, इस तरीके की जितनी भी कंपनीज इन चीजों में डील कर रही हैं वो वॉलेटाइल रहे हैं उनके स्टॉक्स। फिलहाल फ्यूचर के लिए क्या इंप्लीकेशंस हैं, क्या मेटल्स की तरफ देखना चाहिए, क्या नई बाइंग इस तरीके की थीम्स में या फिर इस तरीके के स्टॉक्स में करने की सलाह है? देखिए, मेटल्स की जो तेजी है ना वो एक सुपर साइकिल में है। छोटे मोटे तेजी मंदी होती रहेंगी और ये थोड़ा एपिसोडिक है। जैसे यूएस ने बोला है कि ईरान के साथ युद्ध में अभी कोई ऑप्शंस दिखते नहीं उनको, तो हमें लगता है कि ग्लोबल स्लोडाउन आ सकता है जिसमें ये स्टॉक्स थोड़ा सा टूट सकते हैं। लेकिन आपको ये स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि जब भी यूएस मार्केट में डिवैल्यूएशन आएगा तभी मेटल स्टॉक्स में आप देखोगे कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मेटल स्टॉक्स बढ़ती रहेगी और उसके पीछे ये सारे चल जाएंगे। सर, यानी कि हम अभी इस समय मेटल स्टॉक्स में जो वोलेटिलिटी है उसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमें निवेश करना है तो? मतलब आपको रेडर में रखना है। इसमें आपको कोई अगर आपका एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो आपको समझ के चलना चाहिए कि थोड़ा सा नरमी आ सकती है, पर लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छे रहने वाली है स्टॉक्स। कुछ बेहतर कंपनीज हैं क्या सर जो रडार पे रखी जा सकती है मेटल्स में? तो देखिए, मेरे को स्टील स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। स्टील स्टॉक्स क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बूम इंडिया में बहुत जोर से है और काफी प्रोटेक्शन दिया है गवर्नमेंट ने, एंड अच्छी खासी अपनी ग्रोथ तो 6.5% के ऊपर ही रहने वाली है। तो ये चलते हुए मुझे लगता है कि अमंग मेटल स्टॉक्स स्टील स्टॉक्स काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। सर, फ्यूल और डीजल के प्राइसेस बढ़ने की उम्मीद की जा रही है और सबसे बड़ा झटका क्रूड की तेजी का जो है वो फिलहाल भारत में आम आदमी को तो नहीं लग रहा है। पेट्रोल डीजल को स्टेबल रख दिया गया है, लेकिन एयर फ्यूल के ऊपर तगड़ा झटका लगा है। एविएशन सेक्टर में जो है वो वोलेटिलिटी देखी गई उसके बाद। हालांकि जब बाजार रिकवर करना शुरू किया तो एविएशन में भी तेजी से रिकवरी आती दिखाई दी, लेकिन एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के ऊपर संकट है। क्या फ्यूल कॉस्ट, कंपटीशन, टिकटिंग प्राइस, इन सबको देखते हुए कंपनीज के ऊपर प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर अभी निवेशकों को अपनी रडार पे रखना चाहिए एविएशन कंपनीज को? देखिए, अगर वॉर की गति बढ़ती है तो ऑब्वियसली और प्रेशर आएगा आपके फ्यूल कंसर्न्स पे, तो उसमें ऑयल प्राइस भी बढ़ेंगे, तो उसमें 100% घाटा होगा ये एयरलाइन टूरिज्म कंपनीज को भी। तो एयरलाइन और टूरिज्म स्टॉक्स मेरे हिसाब से थोड़ा दबाव में रहने वाले हैं, तो इनमें आप निवेश ना करें तो अच्छा ही है। लेकिन आप जो ऑयल कंपनीज है, जो जैसे ओएनजीसी है, ऑयल है, गेल है, मुझे लगता है इनमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। ऑयल कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट आ सकती है सर, लेकिन एविएशन सेक्टर से थोड़ी दूरी बनाने की सलाह है। और ऑयल कंपनीज के ऊपर लॉन्ग टर्म बेट लगाई जा सकती है क्या? देखिए, ऑयल कंपनीज ने ज्यादा परफॉर्मेंस तो दिया नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इनकी हिस्ट्री काफी वॉलेटाइल रही है। तो ये आपको हमेशा इंटरनलाइज करना चाहिए कि वॉलेटिलिटी ये सेक्टर में आने वाली है। दूसरी चीज क्या है कि इसमें दो जो पॉजिटिव्स है कि इंडिया का जो ऑयल फाइंड है जी, वो मुझे लगता है कि 2-3 साल में इंडिया अंडमान से काफी अच्छा ऑयल निकालेंगे, बे ऑफ बंगाल से। तो उसके चलते हमें लगता है कि ओएनजीसी में काफी अच्छी बढ़त आ सकती है। दूसरी चीज क्या है कि ग्लोबली रिफाइनिंग कैपेसिटी काफी कम हो गई है, तो उसके चलते इंडिया को रिफाइनिंग में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसमें ये हो सकता है कि आपके रिफाइनिंग मार्जिन अच्छे रह के जो
जो आपके रिटेल मार्जिन है उसमें तकलीफ आ सकती है। तो इसमें हमें लगता है कि रिलायंस वाला शेयर है ना, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। रिलायंस बेहतर परफॉर्म कर सकता है, हालांकि रिलायंस कुछ दबाव में भी नजर आ रहा है सर पिछले कुछ समय से, लेकिन रडार पे रखने वाला स्टॉक बढ़िया स्टॉक। सर बहुत सारे सेक्टर्स सर आपने बताए हैं अभी की, और बहुत सारे काउंटर्स भी बताए हैं जो पोर्टफोलियो में ऐड करने से फायदा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि क्या आप के या फिर एक्सपर्ट्स आप जैसे जो हैं उनके दिमाग में इस समय लॉन्ग टर्म के लिए 2 से 3 ऐसी कोई थीम्स हैं जिनके वो रडार पे रखा जा सकता है, पर्टिकुलर काउंटर्स ना देख करके, अगर हमें थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो? थीमेटिक में आप देखो, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी रिलेटेड जो सेक्टर्स है, ये लॉन्ग टर्म तेजी होने वाली ही है इनमें, क्योंकि एआई की इतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है ग्लोबली। तो ये सारे सेक्टर्स, एंसिलरी यूनिट्स इंडिया में बहुत सारे हैं, तो ये भी परफॉर्म करेंगे काफी अच्छी तरह से। दूसरा जो सेक्टर है, जैसे मैंने आपको बोला कि इंटरनेट बेस्ड स्टॉक्स है, वो काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तीसरे आप थीम्स में आप इनके साथ भी प्ले कर सकते हैं, फार्मा स्टॉक्स जो है, जो स्पेशली यूरोप बेस्ड है और जो वर्ल्ड मार्केट्स में जिनका ज्यादा एक्सपोजर है, वो भी काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। सर लॉन्ग टर्म बेट्स अगर लगानी है तो क्या अभी पोर्टफोलियो में थीमेटिक फंड्स को रखना फायदेमंद होगा? देखिए, जो थीम्स मैंने बताई है ये तो डेकेटल थीम्स है, तो इनमें ही अगर आप पोर्टफोलियो बनाए तो मुझे नहीं लगता है कि आपको नुकसान ज्यादा होगा। इसमें डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको मार्केट से बेहतर रिटर्न्स आने की अपेक्षा है। जी सर, क्या क्या करना है और क्या क्या पोर्टफोलियो में रखना है ये तो आपने बता दिया। एक आखिरी सवाल, क्या नहीं करना है, वो कोई ऐसी टिप्स जो निवेशकों को इस समय वॉलेटाइल मार्केट में थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है? देखिए, थोड़ा बैंकिंग स्टॉक्स पे अगर आप ओवरवेट है तो इसमें आप थोड़ा आपका अंडरवेट कीजिए, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है। तो ये एक सेक्टर है जिसमें आपको थोड़ा सा एलोकेशन कम करना चाहिए। दूसरी चीज है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि आईटी स्टॉक्स काफी प्रेशर में रहने वाले हैं, क्योंकि एआई ऑटोमेशन बहुत गति से चल रहा है और वो काफी जॉब डिस्प्लेस करने वाला है। तो हमें लगता है कि आईटी और थोड़ा बहुत बैंकिंग, इनसे मीडियम टर्म में आप थोड़ा इनमें निवेश कम करें। यानी बैंकिंग और आईटी को थोड़ा अवॉइड करने की सलाह है। सर पोर्टफोलियो में गोल्ड ऐड करें? फिजिकल गोल्ड तो खरीदने के लिए मना कर दिया प्रधानमंत्री ने कि 1 साल तक तो मत खरीदिएगा, लेकिन क्या डिजिटल गोल्ड के जरिए इन्वेस्टमेंट जारी रखना चाहिए? तो देखिए, डिजिटल गोल्ड मतलब गोल्ड लेना ही है ना इनडायरेक्टली। तो और इंडिया में डिजिटल गोल्ड का वेयर हाउसिंग तो फिजिकल के साथ ही होता है, तो इसके चलते मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड अभी लेना चाहिए। और अगर इंडिया मार्केट से हट जाएगा गोल्ड बाइंग में, तो गोल्ड में नरमी इंटरनेशनली आ सकती है। अगर इंडिया ग्लोबल मार्केट से गोल्ड के टर्म्स में हटता है तो शायद गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। सर स्टेटमेंट बड़ा है, उम्मीद भी यही की जा रही है कि गोल्ड कहीं जा करके रुके, ताकि अब आम लोग भी आसानी से सोना खरीद सके। हालांकि अभी 1 साल तक के लिए तो अपील यही है कि सोना मत खरीदिए, क्योंकि फॉरेन रिजर्व के ऊपर भी दबाव पड़ रहा है। विनीत जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स को लेकर के कंफ्यूजन थी, बहुत सारे काउंटर्स को लेकर के कंफ्यूजन थी, पोर्टफोलियो में क्या ऐड करें क्या नहीं करें, थोड़ा सा मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को क्लैरिटी आएगी इसके बाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।